દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. એક તરફ કુરુક્ષેત્ર ને કર્ણભૂમિ એક બાજુ, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજું. એક તરફ કુરુક્ષેત્ર ને કર્ણભૂમિ એક બાજુ, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજું. સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ. प्रोफेसर चिराग सर, मुझे आपसे जोड़ने वाले जो आईटी में काफी रुचि रखते हैं और काफी रिमार्केबल काम करते हैं सर मनीष जी, मैंने आपके बाकी के वीडियोस देखे हैं, सो मुझे ये पता है कि आप जो रिक्वेस्ट करते हैं बोलने के लिए वक्ता को, वो हिंदी में, मेरे एक प्रीवियस वक्ता ने आपको पूछा कि कौन सी भाषा में बोलूं, तो आपने कहा था हिंदी बोलिए, तो मैं फिर ये प्रश्न आपको फिर से नहीं पूछूंगा. सो बाकी आपके जो यहाँ सुनने वाले स्टाफ मेंबर्स, और जैसे मुझे चावड़ा साहब ने बताया कि तकरीबन 7,000 से ज्यादा आपके एल्यूमनी को भी आपने इसको भेजा, 70,000 ईमेल्स भी किए, 4,000 से ज्यादा जो वर्तमान छात्र है वो भी इस सेमिनार वेबिनार के अंदर हमसे कहीं ना कहीं से जुड़े हैं. मुझे खुशी है कि अमरोली कॉलेज ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया
और मैं कहूंगा कि चावड़ा साहब आपके प्रयत्नों से ये एक जिंदा कॉलेज है, जीवंत कॉलेज है। कॉलेज का काम सिर्फ जो किताबें, जो कोर्सेज यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने तय किया है उसको पढ़ाना ही नहीं है, पर उसके बाहर जाकर युवाओं को, विद्यार्थियों को ऐसे लोगों से रूबरू करवाना कि जो जीवन के अंदर एजुकेशन के बाद भी अपना विद्यार्थीपन छोड़ते नहीं है और लगातार सीखते हुए कोई ना कोई क्षेत्र हाथ में लेकर उसमें अपना योगदान देने का प्रयत्न करते हैं। तो उस प्रकार की बातों से विद्यार्थियों को किताब से बाहर का भी एक विचार है जो सुनने मिलता है, उसमें से कुछ सीखने मिलता है। आज जिन युवाओं से मैं बात कर रहा हूं, ये अवस्था ही कुछ ऐसी है कि हम जैसे एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। हमारा टीन एज है वो खत्म करके हम यौवन में कदम रखते हैं। ये यौवन जो अवस्था है उसे सदैव सभी लोगों ने एक ऊर्जा का स्रोत माना है। आदमी को कुछ नया कर गुजरने का, नया सीखने का एक जज्बा उसमें नेचुरली प्राप्त होता है। यौवन ऐसी चीज है जहां मानसिक बदलाव आते हैं, शारीरिक बदलाव आते हैं, सामाजिक बदलाव आते हैं। समाज का उसके सामने देखने का एक नजरिया होता है, वो एक आशा से भरा होता है कि ये बच्चा है, ये कुछ करेगा। व्यक्ति होता है, उसमें भी ये एक थिंकिंग आता है कि ये समाज है, उसके लिए मुझे कुछ करना है, ये परिवार है, उसके लिए मुझे कुछ करना है। तो ये जो यौवन है, जो विशेष परिस्थिति है, वैसे समय में मेरी इस युवाओं से बात हो रही है। आज का जो विषय मुझे दिया गया है, युवा और एजुकेशन। दोस्तों, जो एजुकेशन है वो हमारे जीवन में वही काम करता है कि जो बंदूक के अंदर एक गोली काम करती है। यदि व्यक्ति को आप कह दो कि जैसे बंदूक में गोली नहीं है तो बंदूक क्या काम की, और व्यक्ति में यदि शिक्षा नहीं है तो वो व्यक्ति भी कोई काम का नहीं रहता। व्यक्ति को ये आगे जाके समाज से यदि कोई रूबरू कराता है तो वो शिक्षा ही है। भारत के अंदर जो भी बदलाव लाने वाले लोग थे वो अवश्य रूप से शिक्षित लोग थे। विश्व में भी जिन्होंने बदलाव लाया वो कहीं ना कहीं वो शिक्षा की वजह से ही वो बदलाव ला पाए। हमारे यहां कहा गया है कि जो शिक्षा है वो जीवन का ऐसा धन है जिसको कभी भी कोई चुरा नहीं सकता। जो धन है वो धन डबल हो सकता है, तिगुना हो सकता है, पर जो धन है वो कभी ना कभी कोई उसको चुरा सकता है, कोई उसको जला सकता है, पानी उसको भिगा सकता है। पर जो ज्ञान है, यदि आदमी ने उसको अर्जित कर लिया तो आग उसको जला नहीं सकती, पानी उसको भिगा नहीं सकता और चोर उसको चुरा नहीं सकता। तो ये जो उम्र है वो साधना की उम्र है और शिक्षा को लेकर हमें साधक बनना है। मैं सभी साधकों से बात कर रहा हूं। भारत जो शिक्षा को लेकर एक सदैव से एक जो कहते हैं ना कि दुनिया के लिए आशा का किरण बना था, और उस आशा की किरण की वजह से भारत ने ज्ञान को लेकर इस विश्व को हमेशा से नेतृत्व दिया। हमारे यहां जो तक्षशिला और नालंदा की हम बात करते हैं, यह हमारा प्राइड है। जब भी भारत का युग था तो वो भारत का युग इसलिए था कि विश्व में हम ऐसे देश थे जहां लोग हमको हमारे वहां पढ़ने के लिए आते थे। आज हमारा बच्चा जाता है विश्व में कि मैं कहीं हार्वर्ड से डिग्री लेके आऊं, मैं कहीं कैम्ब्रिज से डिग्री लेके आऊं, मैं कहीं MIT से, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री लेकर आऊं। तो विश्व में लोग जो भारत से बच्चे हैं वो सोचते हैं कि मैं विश्व से यदि डिग्री लेकर आऊंगा
तो मुझे यहां भारत में सम्मान मिलेगा। यही बात कभी यहां पे तक्षशिला और नालंदा के लिए कहा करते थे लोग। 850 BC से लेके 500 BC तक विश्व के लोग यहां पे पढ़ने के लिए आते थे, और वो जो ज्ञान का जो सागर था, वो ज्ञान का जो प्रवाह था, वो विश्व में यहां से बहता था। और वैसे समय में चाणक्य और कई गुरु, इस वजह से लोग हमको जानते थे। कालक्रम से जब वो टूटा, तब भारत धीरे 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 करके परतंत्र होना शुरू हुआ। दोस्तों, यदि आज हम अपने आप को देखें तो विश्व के अंदर हमारा जो स्थान है और विश्व में हमारा जो स्थान था, उसके बीच में यदि कोई कमी कहीं भी आई तो वो एजुकेशन को खत्म करके ही कमी आई। भारत के आम आदमी को एजुकेशन से दूर किया गया, और वैसे करके भारत को जब डैमेज करना जो चाहते थे, वो लोगों ने हमको डैमेज किया। क्या वजह थी कि हम लोग जो है वो भारत में, यदि टेक्सटाइल की हम बात करें तो वो टेक्सटाइल विश्व में यदि कोई नाम देता था तो वो ढाका की मलमल का नाम देता था। हमारी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वहां तक कारगर थी कि कहते थे कि एक अंगूठी में से पूरी साड़ी को हम निकाल सकते हैं। इतनी बारीक जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी थी वो भारत की थी। यदि हम बात करें गणित की, तो इस विश्व को शून्य देकर गणित सिखाने का काम, मैथमेटिक्स सिखाने का काम यह भारत ने किया। आकाश के अंदर यदि जो अवकाश तंत्र है वो सिखाने का काम भारत ने किया। एजुकेशन के लिए हम बाहर जाते थे, मैंने कहा तो एजुकेशन पूरा टेक्नोलॉजी ये सिखाने का काम उस जमाने में हॉस्टल्स वाली कॉलेज तक्षशिला और नालंदा में आज भी देखी जाती है, रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेजेस। तो एजुकेशन में भी भारत लीडर था। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, वो तलवार आज भी जंग नहीं खा रही है। मैं कभी जाता था वहां उड़ीसा के अंदर, तो वहां का जो मंदिर था, सूर्य मंदिर, अंग्रेजों के जहाज वहां से आते थे, तो जहाज बे ऑफ बंगाल की और नहीं जाना चाहते थे, पर उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर था, उस सूर्य मंदिर के अंदर जो सूर्य था बीच में, वो सूर्य को ऊपर से एक लोह चुंबक और नीचे से जो लोह चुंबक मैग्नेट उसको खींच के रखता था, और दोनों के बीच में विदाउट एनी सपोर्ट सूर्य भगवान की प्रतिकृति वहां पे लोगों के बीच में, मंदिर के बीच में स्थापित थी। तो हमारा मैग्नेट टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग था कि वहां से यदि उनके जो जहाज थे वो जहाज आते थे, तो ये मैग्नेट इतना स्ट्रांग था कि जहाज कहीं और जाने की जगह कहीं और खींच के चले आते। मैं वहां गया तो वो मंदिर फिर अंग्रेजों ने तोड़ दिया, पर उनके जो गर्डर है वो समुद्र किनारे पे पड़े हैं, पर उस पर जंग नहीं लगता है। तो वो जो लोहा था, वो लोहा की टेक्नोलॉजी भी भारत बनाता था। तो आप जो मटेरियल यानी मेटलर्जी में आप सबसे आगे, टेक्सटाइल में आप सबसे आगे, बिजनेस करने के लिए आपके जो कहते हैं ना कि आपके गर्म मसाले, उसको खरीदने के लिए अंग्रेजों को एक नया मार्ग ढूंढने की जरूरत पड़ी। जब चाइना ने अपना सिल्क रूट बंद किया
तो भारत के बिना विश्व को चलता नहीं था। तो उस वजह से भारत को बिजनेस करने के लिए नए मार्ग ढूंढने की जरूरत पड़ी। तो कहने का मतलब है कि आज हम एमबीए करने के लिए विश्व में कहीं भी जाए, पर लोग बिजनेस करने के लिए भारत में आते थे। तो कोई भी चीज आप ले लो, उस जमाने में लीडर था वो भारत था। तो उसका बेसिक वजह था, वो बेसिक वजह था कि हम एजुकेशन में आगे थे। जब अंग्रेजों का हम पे शासन हुआ तो 1700 साल में भारत का जो जीडीपी था वो 25% था, और 2000 यानी 1970 में हमारा जो जीडीपी था, मैं कह लूं 2000 में, तो हमारा जीडीपी 4% था। 1970 में तो 2% था। तो जब अंग्रेज नहीं थे तब हमारा जीडीपी 25%, और अंग्रेज गए उसके समय हमारा 3% के तक चला आया। कहने का मतलब है कि जो बेस है वो एजुकेशन है। जब 1857 का विद्रोह हुआ, मैं कहूंगा कि वो संग्राम हुआ, उस संग्राम के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि मुगलों ने इतना शासन किया, हम इतने सालों से इनको दबा कर रख रहे हैं, हम इनको मार रहे हैं, फिर भी वो कौन सी चीज है कि जिस चीज की वजह से हम इनके ऊपर पूरा कब्जा नहीं कर पा रहे। तब उन्होंने कहा कि यहां पे जिनको कुछ भी लेना देना नहीं है, एक पर्ण कुटीर में रहने वाले आचार्य लोग हर गांव के अंदर अपनी एक स्कूल लेकर बैठे हैं, जो आम आदमी को यहां की शिक्षा पद्धति से सिखाते हैं। और उस शिक्षा पद्धति से इनकी जो सोच है, इनका जो बिजनेस है, इनका जो देखने का नजरिया है, इनका जो भगवान के सामने देखने का नजरिया है, दुनिया के सामने देखने का नजरिया है, समाज जीवन के सामने देखने का नजरिया है, वो नजरिया इनका दुनिया से अलग है। तो सबसे पहले यदि भारत को खत्म करना है तो इनकी एजुकेशन सिस्टम पे अटैक करना पड़ेगा। और उस समय लॉर्ड मैकेलो ने जब ये योजना रखी, अंग्रेजों के उनके जो बॉसेस थे उनके सामने योजना रखी, तो योजना थी वो एजुकेशन को कैसे खत्म किया जाए और नए एजुकेशन की पद्धति को रखा जाए कि जिस एजुकेशन पद्धति में उनका सोचने का जो जरिया है वो इस भारत की भूमि को नफरत करे। और उस वजह से वो इंग्लिश के लिए उनको प्राइड हो, अपनी भाषा के लिए जहां उनकी सारी पुस्तकें हैं, उस पुस्तकों के ऊपर उनको यानी इस लगे कि हम कुछ उस प्रकार से कुछ निम्न कक्षा के लोग हैं, उनको नफरत हो और बाहर के नॉलेज के प्रति उनको सम्मान हो। तो उस प्रकार की जो नॉलेज देने की बात मैकेलो ने 1857 के जो है क्रांति उसके बाद रखी, वो धीरे 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 करके हमारा एजुकेशन सिस्टम खत्म हुआ। उस वजह से भारत का जीडीपी वो 25% से जाते जाते वो नीचे आते आते 3% पे रुका। दोस्तों, हमको जो करना है वो करना यह है कि हम वैसा एजुकेशन ले कि जिसकी वजह से हम ऊपर आए, हमारा भारत भी ऊपर आए। तो मुझे आप लोगों से जो आज के जमाने में जो बदलाव आ रहे हैं, आपने आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपने पढ़ा हो, सुना अभी एक मनसुख भाई के आपके ही भाषण में, वेबिनार में। तो जो नया सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम का हमको कैसे फायदा उठाना है, स्किल जो है वो स्किल को हमको जिंदगी भर सीखना है। किताबों के ज्ञान के साथ हमको हमारे अंदर हम अपने आप को पूछे कि मैं अलग कैसे हूं,
मैं दुनिया से अलग कैसे हो सकता हूं? आदमी अलग, व्यक्ति अलग, कहा जाता है कि हर अलग है। हर व्यक्ति अमिताभ बच्चन नहीं बन, हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। उसमें भगवान ने ऐसा दिया है जिससे वो अलग है। आप कहीं बल्ले देखे जाए कि वो आपके पूरी ताकत से मारने का, छक्का मार भी लेते हैं। पर आपने कभी देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर है, वो इतना लयबद्ध शॉट मारते हैं, उनके कंधे एक हद से ज्यादा श्रम नहीं उठाते। पर वो बॉल है, वो बॉल की गति से ही वो बॉल वो बाउंड्री के बाहर चली जाती है। वो उनकी नेचुरल स्किल है। अमिताभ बच्चन यदि अच्छे एक्टर नहीं होते तो उनकी आवाज को लेकर रेडियो के ऊपर भी, जैसे हम अमीन सयानी को जानते हैं ना, वैसे हम एक अच्छे वक्ता के नाते, एक जबरदस्त आवाज के मालिक के नाते भी हम अमिताभ बच्चन को जानते। आप YouTube पे गाने.com पे अमिताभ बच्चन के नाम के, किशोर कुमार के तो सॉन्ग सुने होंगे, पर अमिताभ बच्चन के गाने भी ढूंढ कर देखिए। तो यदि अच्छे एक्टर नहीं होते तो अच्छे गायक भी हो सकते थे। तो कहने का मतलब है भगवान ने सबको कोई एक स्किल दी है। आप मुझे सुन रहे हैं, आप अपने आप को पूछिए कि आप में वो कौन सी स्किल है, और उस स्किल को लेकर आप दुनिया में पूछे जाएंगे। और उस स्किल को आप अपने जीवन में नेक्स्ट 5 साल के लिए अपना जीवन मंत्र बना लीजिए। और उस 5 साल के अंदर यदि आप उस पर काम करेंगे तो आपके आने वाले 50 साल दुनिया आपको पूछती हुई आएगी। पर आप यदि दूसरे को देख के आपको उसके जैसा बनाने का ट्राई करेंगे, या दूसरे को देख के आपके माता पिता आपको उसके जैसा बनाने का ट्राई करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस भीड़ के एक सदस्य बन के रह जाएंगे कि जो हमेशा से अपने आप को कुछ मांगने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। दोस्तों, जितना आप पढ़ सको उतना पढ़ लो, पर जीवन में इतना याद रखो कि जिंदगी ही एक कॉलेज है, ये जिंदगी ही एक स्कूल है। और उस स्कूल में आपको एक बार एडमिशन मिला तो आपके जिंदगी के अंत तक आपको पढ़ना है। ऑब्जर्वेशन से जो बंदा सीखता है वो जिंदगी में किताबों से नहीं सीखता, और किताब भी है वो भी ऑब्जर्वेशन ही है। यदि आप किताब को एक बार पढ़ लो आपको याद नहीं रहेगा, पर आप किताब को 3 बार पढ़ो तो जरूर याद रहेगा। आप किताब का, आप एक व्यक्ति हो, किसी भी जगह जाते हो तो एक बार शायद वो एड्रेस याद ना रहे, पर आप यदि उस जगह पे 3 बार जाते हो तो वो अवश्य आपको याद रह जाता है। आपको मेरा नाम कहा गया अमित, आपको याद रहे ना रहे, पर आप यदि आपके जीवन में किसी अमित को जोड़ के यदि मुझे उसके साथ जोड़ोगे तो आपको अवश्य याद रहेगा। तो कहने का मतलब है कि आपकी ऑब्जर्वेशन की कला को जितना आप विकसित करेंगे उतना ही आप आगे जाके इसका बहुत ही जीवन में एक, कहते हैं ना कि बहुत बड़ा एक परिवर्तन आप अपने जीवन में देख पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन है वो आदमी को विश्व से अलग करता है। मैंने विश्व के अनेक लोगों को देखा है कि जहां जो समस्या है उस समस्या में कहीं ना कहीं एजुकेशन की यदि कमी है तो वहां समस्या है। जो युवा अफगानिस्तान में तालिबान बन के बंदूक उठाता है, कश्मीर में कोई आतंकवादी बन के कोई घुसता है, भारत में यदि कहीं बम बनाकर यदि कई लोगों को मारता है, मानव बम बनकर यदि श्रीलंका में कहीं किसी को मारता है, यदि विश्व में कहीं भी आतंकवाद है, वो गल्फ के देश में गिनो या कहीं भी गिनो, तो कहीं ना कहीं उसका जो गांव है
वहां गांव तक यदि शिक्षक नहीं पहुंचा है, एजुकेशन नहीं पहुंचा है, तो वहां पे इस विश्व को तोड़ने वाले लोग अवश्य पहुंचे। जहां अज्ञान था वहां आतंकी लोग पहुंचे, जहां अज्ञान था वहीं पे इस देश को, इस समाज को, इस जाति को तोड़ने वाले लोग पहुंचे। कोई यदि जातिवादी आंदोलन भी कहीं सफल हुआ तो उसमें कहीं भी युवा होगा, वो कहीं ना कहीं अनएजुकेटेड या लेस एजुकेटेड होगा। व्यक्ति के हाथ में यदि किताब पकड़ा दी जाए तो उसका जो सोचने का नजरिया है वो नजरिया इतनी हद तक बदलेगा कि यदि कोई उसको पत्थर देगा हाथ में, बम देगा हाथ में कि इसको फेंक के ये बस के कांच को तोड़ दो, ये बम फेंक के इतने लोगों को तुम मार दो, पर जिसके हाथ में किताब पहुंची होगी वो चीज नहीं पकड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि इस समाज की सबसे बड़ी यदि कोई सेवा करनी है तो दोस्तों मुझे लगता है कि किसी को ज्ञान देना चाहिए, किसी को नॉलेज देने का प्रयत्न करना चाहिए, किसी को शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अवश्य आप लोग यदि कुछ कर पाओ तो अपने जीवन को निरंतर सीखने की जो आपकी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को आप ज्यादा से ज्यादा आप सीखने चाहिए। मुझे लगता है कि मैं बात जो कर रहा हूं ज्यादा करके 90%, 95% लोग कॉमर्स के लोग हैं। दोस्तों आपने कॉमर्स में एडमिशन लिया, मैं भी कॉमर्स का विद्यार्थी हूं। मेरे 91 के कॉमर्स बैच को और आज के मैं 2020 के कॉमर्स बैच को देख लूं तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। काफी एजुकेशन में परिवर्तन आए हैं। हमारे समय में यदि आपको देखा जाए तो कॉमर्स करना है मतलब सीए बनना है, कॉमर्स करना है मतलब जाके पिताजी के बिजनेस पे बैठ जाना है, कॉमर्स करने का मतलब है कहीं बैंक के अंदर नौकरी ले लेनी है। आज कॉमर्स का मतलब क्या है? आज कॉमर्स का मतलब है कि आपको पूरा का पूरा बिजनेस कहीं ना कहीं हैंडल करना है। सम्मान मिलता है इंजीनियर को, सम्मान मिलता है साइंटिस्ट को, सम्मान सभी लोगों को मिलता है। यदि बीकॉम है तो आपको इंजीनियर के मुताबिक, डॉक्टर के मुताबिक सम्मान न मिले, पर वास्तविकता यह है कि यदि कोई डॉक्टर अपनी हॉस्पिटल खोल ले पर उसका अकाउंट देखने के लिए, उसको चलाने के लिए यदि कॉमर्स बैकग्राउंड का आदमी नहीं है तो उसका हॉस्पिटल क्या कमा रहा है उसको पता नहीं चलेगा। इंजीनियर यदि कोई भी अपना बड़ा प्रोजेक्ट कर ले पर उसका आधार तो कॉमर्स ग्रेजुएट ही है। कहने का मतलब है कि आज के जमाने में कॉमर्स जो है वो इस देश को चलाता है। 2000 यानी 5000 साल पहले भी जो मुख्य प्रवाह था वो आर्ट्स और साइंस के बीच में भी कॉमर्स ही था। और मैं यह अवश्य कहूंगा आने वाले हजारों साल तक यदि कोई प्रवाह रहेगा तो आप यदि कॉमर्स के विद्यार्थी है तो कॉमर्स सम्मान वाली जगह ही हमेशा रहेगी। जो आज लीडर है वो लीडर टेक्नोलॉजी के साथ साथ, यदि आप अलीबाबा के चीफ को, यदि देश विश्व का सबसे पैसे वाला कोई आदमी गिन लो तो उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड ई कॉमर्स है। रिफाइनरी खोलने के बाद मुकेश अंबानी को यदि पैसा आज 11 तारीख से लेके, इस जुलाई की 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक 5 दिन में मुकेश अंबानी 1 लाख करोड़ रुपया कमाए, 1 लाख करोड़ रुपया। तो वो उनका जो रेवेन्यू बढ़ा वो कहीं रिलायंस की रिफाइनरी से आगे जाके उनका टेलीकॉम बिजनेस में आके, टेलीकॉम बिजनेस को उन्होंने ई कॉमर्स बिजनेस बना के जो पैसा कमाया है वो पैसा में कहीं ना कहीं कॉमर्स है। आज वो उनका शेयर, जो कहते हैं ना कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ी कंपनी बनाने में कहीं ना कहीं कॉमर्स वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो मेरा 91 का जो कॉमर्स का ग्रेजुएट और 2020 का जो कॉमर्स है वहां ई कॉमर्स से लेके ये आगे एम कॉमर्स तक ये बातें चली गई है।
एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स। दोस्तों यहां पे यदि सक्सेस स्टोरी यंग लोगों की आप देख लो, एक छोटा बच्चा आता है और सारी छोटी होटल्स को कहता है कि तुम्हारी होटल में आने वाला कोई बंदा नहीं है, मैं तुम्हारी होटल को दिल्ली से बुकिंग दूंगा। ये ओयो रूम नाम की एक प्लेटफॉर्म बना देता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ कॉमर्स जुड़ गया तो 8,000 करोड़ रुपए की एक ब्रांड बन गई, जो ब्रांड की वजह से आज एक उसका 25 साल का भी उम्र नहीं था जब ओयो सक्सेस हो गया। तो आज ओयो रूम जो है वो एक बहुत बड़ी, शायद मैं 8,000 करोड़ की बात कर रहा हूं तो 5 साल पहले की है, पर आज भारत की जो प्रमुख ब्रांड है, जिसका स्विट्जरलैंड में, यूरोप में कहीं भी आप देख लो ब्रांचेस है, अमेरिका में ब्रांचेस है, तो वो एक 30 साल से कम उम्र के बच्चे की कॉमर्स और टेक्नोलॉजी जुड़ गई तो उसका एक ओयो ब्रांड बन गया। अभी उबर ईट को खरीद लिया गया एक इंडियन कंपनी के माध्यम से, तो उसके जो 2 मालिक बच्चे थे उसकी भी उम्र एवरेज 30 साल थी। फ्लिपकार्ट इंडियन ब्रांड है जो ई कॉमर्स के माध्यम से ही बड़ी हुई है। उबर को टक्कर देने वाली ब्रांड है, वो भी भारत से यंग बच्चों ने टेक्नोलॉजी का यूज ई कॉमर्स को जोड़ के हुए किया, एम कॉमर्स को जोड़ के हुए किया, तो उस प्रकार से ब्रांड बनी। दोस्तों सिर्फ कॉमर्स पढ़ने से नहीं होगा, आपको कॉमर्स के साथ उसको लोगों को जोड़ने के लिए अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। और उस टेक्नोलॉजी स्किल को आपने जोड़ा तो अवश्य रूप से आप एक बिजनेस टाइकून बन सकते हैं। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके अंदर भी एक बिजनेस टाइकून बनने की संभावनाएं पड़ी है, पर उसके पास क्या नया आइडिया है। आज एक आइडिया खरीदने के लिए आज विश्व में कई प्रकार के फंड्स पड़े हैं, आपके पास कौन सा नया आइडिया है। नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वयं करके नया प्लेटफॉर्म बनाया है। यदि आपके पास कुछ नया आइडिया है, उसके ऊपर आपको स्वाभाविक रूप से आपको आमंत्रण सरकार की ओर से, आप पढ़ते हो तो आपके पास स्किल इंडिया करके कई, आप देखो कई प्रकार की स्किल सिखाने के लिए आपके लिए सरकार तैयार बैठी है। स्टार्टअप इंडिया के नाम से आपके पास सरकार, आपके पास नया कोई स्टार्टअप है तो आपके पास सरकार इन्वेस्ट करने के लिए और आपके स्टार्टअप को खरीदने के लिए सारी बिलियनर कंपनी लाइन में खड़ी है। दोस्तों सफल होने के लिए पहले ग्रेजुएशन का इंतजार किया जाता था, पर वो आज वो समय चला गया। आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं से भी उसको एक बड़ा रूप दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो उसके स्किल को, अपने आप को गर्व कीजिए, सम्मान कीजिए। जीवन में पेट भरे बिना चलेगा नहीं। इस कोरोना काल के अंदर एक ही कंपनी कमाई थी, जिस कंपनी का सुपर स्टोर वी मार्ट या उस प्रकार से उस कंपनी ने लगातार रूप से डी मार्ट ने लगातार रूप से करोड़ों रुपए इस दौरान कमाए। कोरोना काल में कुछ चला नहीं चला, पर कंपनी का जो कॉमर्स बैकग्राउंड था वो चल गया। तो आपके पास बिजनेस जो है वो बिजनेस, वो आपका बैकग्राउंड है, और उस बिजनेस को टेक्नोलॉजी से आप यदि जोड़ेंगे तो आने वाले दिनों में आप न तो अपने परिवार के, पर देश के सपने पूरे कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का वक्त क्यों है? आत्मनिर्भर भारत का नारा क्यों देना पड़ा? क्योंकि दोस्तों यदि आप मानोगे तो आपके पास 131 करोड़ का यदि देश है, तो उस तादाद को यदि आप नहीं समझोगे, विश्व ने तो समझ लिया है।
चाइना की 59 ऐप यहां से खरबों 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 रुपये का पैसा कमा कर यहां से जाती थी, तो भारत का आप में से कोई ऐप क्यों बना नहीं सकता? कोई गूगल हमारा क्यों नहीं बना सकता? कोई जूम इंडियन क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों, जो आने वाला समय है वो भारत का समय है। यदि हम अंग्रेजों के पहले इस विश्व में 25% हमारा शेयर रखते थे, तो आने वाले समय में हम हमारा 25% से ज्यादा बिजनेस का शेयर क्यों नहीं रखेंगे? तो इसलिए उसके लिए हमको हमारी जो 131 करोड़ की ताकत है उसको समझना पड़ेगा। और ये जो युवा मुझे सुन रहे हैं, उस युवा में से है किसी ने नए नए आइडिया को लेकर इस भारत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। मुझे जो स्पष्ट रूप से लगता है, अंग्रेज क्यों विश्व पे राज कर सके? क्योंकि वहां छोटे 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 लोगों ने आविष्कार किए। किसी ने टेलीफोन ढूंढ दिया, किसी ने टेक्सटाइल मशीनरी ढूंढ दी, किसी ने हमारी तलवारों के सामने बंदूकें ढूंढ दी, किसी ने युद्ध टेक्नोलॉजी की तोपें ढूंढ दी। तो लगातार जो 1700 के इर्द गिर्द वहां जो औद्योगिक क्रांति आई, उस औद्योगिक क्रांति ने पूरे विश्व को बदल दिया। और उस विश्व को अंग्रेजों ने इस प्रकार से, क्योंकि देश तो बहुत छोटा था, इंग्लैंड तो बहुत यानी टापुओं के बीच में बहुत सारे टापुओं का बना हुआ, बहुत सारे आइलैंड का बना हुआ एक देश था, तो उनके पास इतने लोग भी नहीं थे कि उनकी टेक्सटाइल मशीनरी को वहां खपा सके, उनकी युद्ध मशीनरी को खपा सके, उनके टेलीफोनिक मशीन यानी वो जितना भी चीज है उनके पास ढूंढा था, वो सारा जहां भी उनको खपत करनी है तो उनको अपनी बाउंड्री से बाहर जाना पड़ा। चाइना में माओ के बाद वहां 1985 के बाद उनको पता चला कि ये जो कम्युनिज्म है उससे हम बड़े नहीं हो सकते। माओ के बाद जो वहां के चीफ बने, उन्होंने कहा कि आज तक सारे जो सरकारी कारखाने थे जो सबको हाथ में रख के सबको रोजगारी देते थे, वो अभी बूढ़े हो चुके हैं, उनको पिंजरे से बाहर निकालना पड़ेगा। सारे सरकारी कारखाने कोलैप्स किए, नई इकोनॉमी की। तो उस वजह से चाइना ने 1985 में जो नई शुरुआत की, वो 2010 आते आते विश्व के अंदर उनकी जो इकोनॉमी थी वो इस प्रकार से आगे बढ़ी कि विश्व चाइना के आगे नतमस्तक हो गया। जब मैं एक यूथ लीडर के नाते अमेरिका में गया, तो वहां के कॉमर्स हाउस के अंदर यदि मैं बैठा था एक मीटिंग में, मुझे लगा चलो मैं एक यानी वहां जाके कहते हैं कि यूरिनल में जाके आया, तो यूरिनल में कहीं कोने पे वो शर्ट के जो बॉक्सेस होते हैं वैसे बॉक्स पड़े थे। मैंने कहा कि ये बॉक्स क्या है? यूरिनल में पड़े थे, कोई यानी कोई गुप्त चीज तो नहीं थी। मैंने उस बॉक्स को खोल के देखा तो वहां पे अमेरिकन फ्लैग थे, फ्लैग, और फ्लैग के ऊपर जो बॉक्स था वो बॉक्स पे मेड इन चाइना लिखा था। तो उनके पास जो बिजनेस इतना ज्यादा उन्होंने बढ़ाया कि अमेरिका का फ्लैग यदि बिकता था, यदि वहां के क्या वॉलमार्ट के अंदर वहां पे खाना बिकता था, वो सारा चाइना से आता था। उस वजह से जो पैसा आया, उस वजह से चाइना आज विश्व पे राज कर रहा है, दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन गया। सिंगापुर ने जब सोचा कि भारत का जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल है, जो नेहरू का मॉडल है, वो ब्लाइंडली उन्होंने 1990 तक हमारे साथ, उन्होंने 1970 तक ब्लाइंडली फॉलो किया, फिर कहा कि भाई ये मॉडल सिंगापुर के लिए लायक नहीं है। आज देखो सिंगापुर कहां तक पहुंचा है। हर देश का अपना मॉडल होता है, हर देश की अपनी ताकत होती है, हर देश का अपना युवन माइंड होता है। वो माइंड अपने लिए, अपने देश के लिए काम करने के लिए गौरवान्वित होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो युवा है, वो यदि उसके अंदर भरोसा यदि व्यक्त कर दिया जाए, तो युवा आने वाले दिनों में इस भारत को विश्व में कहीं पहुंचा सकता है। सुंदर पिचाई को
ये 70 साल में मौका नहीं मिला तो वो चला गया, पर वो गूगल का सीईओ बन गया। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर टॉप बॉसेस इंडियन है, सारी बड़ी अमेरिकन कंपनी पेप्सिको की चीफ तो इंडियन है, सारी बड़ी कंपनी के चीफ जो बनते हैं वो इंडियन बनते हैं। वो भारत में क्यों नहीं बने? तो भारत में मौका नहीं था। आज भारत के अंदर एक मौके का माहौल बना है और उस माहौल का फायदा उठाने का काम जो है वो इस युवा पीढ़ी का है। यदि 17वीं सदी इंग्लैंड की सदी बनी थी तो 21वीं सदी ये भारत की सदी बने। जो मनसी लोग कहते थे कि भाई ये एशिया की सदी बनेगी, तो ये हम गंभीर हो ना हो, पर चाइना इसमें गंभीर है कि एशिया की सदी बने और उस एशिया की सदी में भी हम यानी कि चाइना भारत से ऊपर रहे। और उस वजह से जो पैंतरे चाइना हम पे अजमा रहा है वो पैंतरे चाइना सालों से अजमाता आया था, अभी उसकी गति हमसे तेज हुई है। भारत ने आर्थिक रूप से स्ट्रांग बने बिना कोई चारा नहीं है। चाइना मजबूत बना तो तिब्बत उसने ले लिया, तिब्बत की बॉर्डर तक पहुंचा तो नेपाल उसके आज उसकी भाषा बोल रहा है। चाइना मजबूत बना तो आजाद कश्मीर हमारा है, पर वहां पे बोर्ड यदि लगे हैं, ब्रिजेस यदि बने हैं तो वो चाइना बना रहा है, वहां बोर्ड चाइनीज लगे हैं। हेलो, बीच में कुछ बातें हो रही है। तो वो चाइना पाकिस्तान को पैसा देकर बलूचिस्तान से लेके चाइना तक एक रोड बना रहा है, तो वो चाइना मजबूत क्यों पैसा बना तो पाकिस्तान उसके हाथ में, पैसा बना तो तिब्बत उसके पास है, पैसा मिला तो हांगकांग के ऊपर उसका राज है, पैसा बना तो ताइवान उसने ले लिया है, पैसा मिला तो उसके पास कहते हैं इनर मंगोलिया उसके पास है। आज एवरेस्ट हम माने तो नेपाल है तो वो चाइना के कब्जे में आ गया। आज हमारा मानसरोवर तो चाइना के कब्जे में। भारत के पास आर्थिक रूप से स्ट्रांग हुए बिना कोई चारा नहीं है और उसके लिए ये जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को अपना महत्व समझना पड़ेगा। यदि आप अपना महत्व समझे तो आपके बिजनेस में कहीं भारत आएगा तो आप अपने आप को बड़ी ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ भी करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारत यदि 2040 तक सबसे युवा देश रहने वाला है, आपके पास 55 करोड़ जितनी युवा जनता है और उस के बाद भी यदि आत्मनिर्भर नारा देने वाला प्रधानमंत्री होने के बाद भी आपको सारी बैंक हाथ खोल के आपके पास खड़ी है, आपको 2% पे लोन देने के लिए इस कोरोना काल में सरकार खड़ी है, 20,000 करोड़ का 20 लाख करोड़ का पैकेज आपके पास खड़ा है, तो उतना पैसा आने के बाद भी यदि आपका बिजनेस माइंड यदि देश के लिए काम नहीं आता तो ये मौका हमारे हाथ से जाना बड़ा घातक बन सकता है। और इसलिए मैं आप सबको विनती करता हूं कि अपने आप के बारे में सोचिए कि मैं कैसे ग्रेट हूं, मैं कैसे विशेष हूं, मैं कैसे विशिष्ट हूं। और उस विशेषता को यदि आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए कोई भी समस्या, आपके लिए कोई भी समस्या ऐसी बड़ी नहीं है कि जिसका जवाब आपके पास नहीं है। तो मुझे अवश्य आपसे ये लगता है कि आप आगे आए देश के लिए। और वैसे भी आप सूरत जैसी सिटी में जन्म लिए हैं, सूरत जैसी सिटी में आपको पढ़ने को मिला है, अमरोली जैसी कॉलेज, ये आपके लिए इस प्रकार की अच्छी अच्छी बातें रखने वाले लोग को आपके सामने रूबरू करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अवश्य आपके पास से इस देश को बहुत बड़ी आशाएं हैं और आप उस आशाओं को पूरा करेंगे। ये संभावनाओं से भरा समय है, कोरोना काल है तो कोरोना काल भी चला जाएगा। सितंबर तक भगवान करे ये कल की बात हो जाए, पर भले 1-2 महीना कभी भगवान न करे खींच जाए तो भी ये कोरोना काल हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। भारत बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना अलग होगा।
भारत ने अपनी दिशा तय कर ली है। विश्व आज भारत के सामने देखता है। जिस प्रकार की भूमंडलीय परिस्थिति बनी है, उस प्रकार की परिस्थिति में भारत के सामने देखने का लोगों का नजरिया बदला है। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट का अवश्य मार्केट बढ़ेगा। जहां देखो वहां जो चाइना ने कब्जा किया था, उस कब्जे को लोग छुड़वाना चाहते हैं, उससे दूर जाना चाहते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए यदि कोई देश के सामने लोग देख रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। मेक इन इंडिया का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं? 8-10 लोग इकट्ठा होके अपनी कंपनी कैसे खड़ी कर सकते हैं, नए आइडिया को लेकर विश्व में कंप्यूटर के माध्यम से रिसर्च मार के कैसी चीजें विश्व के ऊपर आप ले जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत के युवा इसमें पिछड़ेंगे। अभी रोज आत्मनिर्भर भारत की वजह से टीवी चैनल भी कुछ नया रोज बता रही है। रोज लोगों के कहीं के हमको फोन आते, अमित भाई मैंने ये बना दिया है, मैंने वो बना दिया है। एक भी पीपीई किट बनता नहीं था, रोज के 3 लाख किट अभी बनने लगे। मास्क के मशीन नहीं थे, अभी खुद के मेक इन इंडिया मास्क बनाने के मशीन लग गए हैं। तो भारत का जो एंटरप्रेन्योर है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड का व्यक्ति है, वो इस भारत को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। रोज टीवी के अंदर पॉजिटिव चीजें आपको दिखने मिलेगी। दोस्तों, सबसे बड़ा काम अब मेरे जीवन में जो मैं सीखा हूं कि जो भी नेगेटिव बात करता हूं ना, उससे दूर भागो। नेगेटिव आदमी दुनिया में किसी भी यानी कितने भी बड़े राक्षस से खतरनाक हो सकता है। यदि आपके मन में यदि वो नेगेटिव बात को डालेगा, वो बात का वृक्ष बनते देर नहीं लगती। नेगेटिव विचार यदि आते हैं, तो उस विचार को आप दूर करते जाओ। नेगेटिव बात वाले जो दोस्त है, जो आपको कमजोर बात करते हैं, कमजोर बात के लिए खींचते हैं, वैसे लोगों से जितना दूर जाओगे उतना। और अच्छी बात यदि हजारों किलोमीटर दूर पड़ी है, उस अच्छी बात के लिए अपना वक्त दो, वहां जाके देखो। जहां सफल स्टोरी है, यूट्यूब से सुनो, अच्छे अच्छे वीडियो को सुनो, अच्छी अच्छी चीजें को फिजिकली देखने चले जाओ, अच्छी अच्छी बातों को बताओ लोगों को, लोगों से अच्छी बात सुनो। आपको जो हमेशा पढ़ाया गया, वो पढ़ाया गया कि आप बड़े कमजोर थे, आप पे इतने लोगों ने आक्रमण किया, आप एक देश के नाते बड़े कमजोर थे। पर आज वो पढ़ाने का वक्त आ गया है कि इस देश के अंदर स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी हुए। इस देश में पहली कहते हैं नेवी पैदा करने वाला शिवाजी पैदा हुआ। इस देश के अंदर ऐसे कई योद्धा पैदा हुए जिससे लोग थर-थर कांपते थे। इस देश के अंदर वैसे लोग हुए कि जिन्होंने इस विश्व को एक नई दिशा बताई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सफल स्टोरी है इस भारत की, उस स्टोरी को हमेशा बढ़ाओ, पढ़ाओ, तो आगे जाके आने वाले दिनों में आप विश्व के अंदर भारत को एक महान बना पाओगे। और अपना भारत ये विश्व गुरु अवश्य बनेगा। एजुकेशन जो चीज है, वही विश्व में मानव जात को दुनिया से अलग करता है। और आप किस्मत वाले हैं। मैं आपके माता पिता को भी सलाम करूंगा कि आप वो 51% लोग हैं। जब हमारी आजादी मिली तो 51-52 में सिर्फ 1% लोग थे जो 18 से 23 साल की उम्र के लोगों में से हायर एजुकेशन पाते थे। आज भारत में 18 से 23 साल की उम्र के बीच में हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले 51% लोग हैं। और ये 21वीं सदी के अंदर भी 49% ऐसे लोग हैं कि जो हायर एजुकेशन से वंचित है। मैं आपके माता पिता को पुनः एक बार मेरा यानी सलाम कहना चाहूंगा। मैं उनको शुभकामना देना चाहूंगा कि आपने बचपन में एजुकेशन को महत्व को समझा, कि आपके बच्चे में वो विचार डाले कि वो हायर एजुकेशन तक पहुंचे। तो आप वो 51 नसीबदार प्रतिशत लोगों में से है कि जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं। तो आपको ये जो वक्त मिला है, उस वक्त को गवाओ मत। नहीं तो हम क्या करते हैं, दो युवा दोस्त पकड़ लिए, एक स्कूटर का सीट पकड़ लिया, कॉलेज के बाहर घूमने फिरने में अपना टाइम गवा दिया।
ये समय गंवाने का जीवन में नहीं है। इस समय को आप आगे यदि गंवा दिए तो जिंदगी पछताओगे। मुझे मेरे कॉलेज काल में मेरा एक दोस्त मिला, मैं उसका जिंदगी भर शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं मैदान से वॉलीबॉल खेलता था, वहां से खेलते हुए वापिस आ रहा था। तो वापिस आते हुए हमारी बातें साइकिल चलाते चलाते हो रही थी। मैंने कहा कि क्या चल रहा है, तो उसने बातों बातों में कह दिया कि मेरे पिता ने मुझे कहा है कि तुमको 3 साल पढ़ना है। मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम में था। तो बोले कि तुमको 3 साल पढ़ना है, 3 साल अच्छा वक्त देना है कि 30 साल नौकरी करनी है। यदि तुम 3 साल अच्छा इस पे ध्यान दोगे तो तुम्हारे 30 साल बहुत अच्छे जाएंगे। यदि तुम इस 3 साल को गवा दोगे तो जिंदगी भर अपने आप को कोसते हुए ये आने वाले 30 साल कोई सामान्य नौकरी करते हुए अपने परिवार की अपेक्षा से कॉम्प्रोमाइज करते हुए गुजारोगे। तो मुझे वो दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो फर्स्ट ईयर बीकॉम में वो बात उसने मेरे मन में डाल दी। फिर मैंने जीवन में मुड़कर नहीं देखा कि नहीं, मेरे जीवन के हर 24 घंटे बहुत महत्व के हैं कि जिसमें मुझे हमेशा कुछ नया काम करना है। तो आपके लिए भी ये जो 3 साल है, यदि थर्ड ईयर बीकॉम में है तो आगे और 2-3 साल आपके पास कुछ ना कुछ एक स्किल सीखने के लिए, कुछ मास्टर डिग्री सीखने के लिए आपके पास अभी समय है, क्योंकि अभी आप और 24-25 साल की उम्र तक अच्छा कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हो। तो एजुकेशन जीवन में आपको दूसरों से अलग बनाएगा, पर एजुकेशन वही लीजिए आफ्टर बीकॉम कि जो आपकी स्किल को शार्पन करे, आपको दुनिया से अलग करे। तो मुझे आपसे यही गुजारिश है, जो भी करो हटकर करो, जो भी करो मन में देश को रख के करो, जो भी करो अपने आप को अच्छा लगे वो करो, जो भी करो जो आप अपना 100% जिंदगी में दे पाओ वैसे करो। मैं स्टीव जॉब का भाषण सुन रहा था, तो स्टीव जॉब ने एक गोल्डन रूल बताया कि आज का जो दिन है मैं हर काम वैसे ही करता हूं कि जो काम मुझे पसंद पड़ता है, और मैं हर काम वैसे ही करता हूं कि मैं जीवन में रोज सुबह उठते हुए अपने आप को पूछता हूं, यदि मेरे जीवन का ये लास्ट दिन है तो मेरा जीवन का यदि ये आखिरी दिन होता तो मैं कौन सा काम करता, तो वो काम को मैं उसी दिन पे खत्म करता हूं। यदि मेरे जीवन में आज के दिन में कोई काम पेंडिंग नहीं है तो मेरे पास नया सीखने का बहुत स्कोप हमेशा से मेरे पास रहता है। नहीं तो आदत डाल ली हर काम को पेंडिंग, हर काम के लिए हम गंभीर नहीं है, तो हम जिंदगी भर अपने आप को सहन करते रहेंगे। इसलिए कुछ नया सीखने की ललक, कुछ हटके करने की जो आपकी चाहत, ये आने वाले दिनों में आपको बहुत ही અત્યારે ના યુવાનોને मुझे कोई प्रश्न भी पूछ रहा है, तो प्रश्न था कि आज के द्विधा में पड़े युवाओं को आप क्या मार्गदर्शन दोगे। मुझे नहीं लगता कि जो आज का जो युवा है कहीं द्विधा में है। मुझे ये लगता है वो ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सच है। तो मुझे उस युवा को, जिसको आप द्विधा वाला युवा समझते हैं, उस युवा को इतना ही कहना है कि एक अच्छा गुरु कहीं से ढूंढो। जीवन में आईने के बिना आप कैसे दिखते हो पता नहीं चलता, और गुरु के बिना आपकी गलती आपको पता नहीं चलती। आप अपने स्वयं के गुरु कभी जिंदगी में बन नहीं सकते। इसलिए आपको पहचानने वाला, आपको प्यार करने वाला, आपको डांटने वाला, आपको रास्ता बताने वाला गुरु कहीं से भी ढूंढ लो। वो कॉलेज में भी मिल सकता है, वो परिवार में भी मिल सकता है, वो तुमसे उम्र में छोटे के रूप में भी मिल सकता है। एक गुरु आपको चाहिए जो आपको पूरी तरह से समझे, उससे दिल खोलकर बात करो, और बात करके आपकी जो विशेषता है उस विशेषता को समझो। हर काम आप नहीं कर सकते, हर काम आप नहीं कर सकते, पर कोई काम है जो दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। वो कौन सी शक्ति है वो ढूंढ के उस शक्ति को आप यदि अपना समय देंगे,
तो अवश्य आप आगे जाएंगे। वो आंद्रे अगासी जो एक था बहुत बड़ा प्लेयर, वो कहता था कि जब मैंने मेरी कम्युनिटी के मैदान में खेलना शुरू किया, तब इस विश्व में 5 लाख लोगों ने उस दिन पे टेनिस, टेबल टेनिस यानी लॉन टेनिस खेलना शुरू किया था। जब मैं मेरे सिटी पे पहुंचा, तब सिटी में वहां मेरे लेवल के हो सकता है कि 4 लाख लोग से ज्यादा बच्चे थे कि जो खेलते थे। जब मैं स्टेट लेवल पे पहुंचा तो 1 लाख लोग पूरे विश्व में होंगे जो स्टेट लेवल पे पहुंचे थे। जब मैं विंबलडन पे पहुंचा, तब मुझे मेरे जैसे 500 लोग थे जो विंबलडन तक पहुंच सकते थे। पर जब मैं विंबलडन में फाइनल में पहुंच गया, और जब मैं यानी बहुत ही जो प्लेयर ऑफ द जो ईयर्स में प्लेयर आते हैं, तो वैसे 50 लोगों में से मैं एक था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर रोज आप जिस क्षेत्र में पांव रखते हैं, उस दिन करोड़ों लोग उसी क्षेत्र में पांव रखते हैं। पर जो अपने आप में भरोसा, लगातार जिस जगह पे प्रयत्न करना है, उस प्रयत्न को करते हुए लगातार आप कभी ना हारो। वैसा मैं अभी पढ़ रहा था तो अब्दुल कलाम कहते थे कि एक एम तय करो, ग्रेट एम। दूसरा, उस एम के लिए नॉलेज कहीं से भी एक्वायर करो, बहुत नॉलेज उस चीज का इकट्ठा करो। उस नॉलेज को लेके जबरदस्त हार्डवर्क करो, और हार्डवर्क करते हुए थको नहीं, लगातार प्रयत्न करते रहो, और प्रयत्न करते हुए जीवन में आपको सक्सेस मिलेगा। विवेकानंद जी ने कहा था कि जीवन में एक चीज को अपना गोल बना दो, और फिर देख लो कि उस गोल को सक्सेस करने के लिए पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड आपको सफल बनाने के लिए लग जाएगा। आपका पूरा दिमाग उसको सफल बनाने के लिए लग जाएगा, आपके सारे स्नायु उसको सफल बनाने के लिए लग जाएंगे। पर वो गोल ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप कभी हिलो नहीं। दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि लगातार प्रयत्न के बिना कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। सीखना तो कभी भी है, लगातार सीखना है। यदि मैं रोड पे गाड़ी चलाता हूं ना, तो गाड़ी से भी मैं सीखता हूं। यदि मैं हाईवे पे जाता हूं, कभी मुझे ढलान आती है, आप गाड़ी में बैठे हैं तो ढलान आती है, तो आपका पैर, आपका दिमाग पूछता है कि पे जाना, आपका पैर पे चल। यदि चढ़ाई आती है तो आपका पैर एक्सीलेटर पे चला जाता है। यदि आपको रोड खाली मिलती है, आपका जो मीटर माइलोमीटर है 100 150 तक पहुंच जाता है। यदि आपके हाईवे अचानक से ट्रक आया आगे, तो क्या आप अपने पैर से को एक्सीलेटर से हटा के ब्रेक पे लाने के लिए सोचते हैं? आ जाता है। तो जीवन में भी जो हाईवे है, कार के नियम है, वो भी जीवन को लगते हैं। जीवन कभी 150 की स्पीड से हमेशा नहीं चलता है। आप अभी कॉलेज में आए, कोई समस्या आपके आगे आ गई, कोई बात नहीं, ब्रेक पे पैर डाल दिया, अपने ट्रक आगे से हटने का इंतजार किया, आगे से ट्रक हटा, फिर सब 150 पे चल निकले, फिर से कोई बीच में समस्या के रूप में ट्रक आ गई, फिर से ब्रेक मार दिया, तो आप क्या रोने लगते हैं? नहीं, आप आगे चाहते हैं। धीरे धीरे अपनी गाड़ी को जहां आपका गोल है वहां पे पहुंचा देते हैं। आप सोच के निकले थे सूरत से कि मैं 4 घंटे में अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा, तो 4 घंटे में नहीं पहुंचा तो क्या बीच में ट्रक आएगा तो ठोक के भी 4 घंटे में पहुंचोगे? बीच में अभी तो कोई सारे ब्रिज बन गए, कोई रेलवे फाटक नहीं है। फाटक होती तो क्या ठोक के थोड़ी जाते? आपने गोल तय किया है कि मुझे अहमदाबाद पहुंचना है, आप पहुंचकर ही रहोगे। 5 घंटे में पहुंचे और रास्ता खाली मिला तो 3.5 घंटे में पहुंच गए।
तो जो रोड के नियम लगते हैं वही जीवन के नियम है। ढलान सबके जीवन में आती है, चढ़ाई सबके जीवन में आती है, समस्या रूपी ट्रकें सबके जीवन में आती है। सामने से आपको लेकर मार के ठोक के उतार दे, आपकी गाड़ी को हो सके नीचे उतार देना पड़े, जमीन के ऊपर रोड के नीचे उतार देना पड़े, क्रेन से आपकी गाड़ी को फिर उठा के ऊपर रोड पे लाना पड़े, हो सकता है आए ऐसा भी पल, तो आप ठोकते नहीं है, गाड़ी को उतार भी देते हैं। तो देखो, जीवन में कोई द्विधा नहीं पालो, अपने आप को पहचानो, और जैसे मैंने अब्दुल कलाम जी को आपको कोट किया, अपना एक गोल बना लो। उसके लिए इंटरनेट भगवान की दया से अवेलेबल है, सारा नॉलेज उसमें से प्राप्त करो, सारी किताबें उसकी पढ़ो, लगातार प्रयत्न करते रहो, सक्सेस आपको अवश्य मिलेगी। और प्रश्न भी इसमें कभी कभी आते होंगे, पर दोस्तों नॉलेज को ही सम्मान मिला है। कोई राजा है, पूजा कहां जाता है? अपने राज्य में पूजा जाता है, पर जिसके पास नॉलेज है वो विश्व में पूजा जाता है। आइंस्टाइन और न्यूटन भारतीय नहीं थे, पर उसको हम सम्मान करते हैं। सीवी रामन भारतीय थे, पर उसको रामन जी को पूरा विश्व उसको ऐसा ही सम्मान करता है। जगदीश चंद्र को पूरा विश्व सम्मान करता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो पूजा जाता है वो पूजा हमेशा नॉलेज जाता है। सत्ता किसी के पास है, सत्ता किसी के पास नहीं रहेगी, पर जिसके पास नॉलेज एक्वायर समय पे कर लिया वो हमेशा ही पूजा जाएगा। तो मैंने जो मेरी आपको बात किया है, लगातार एजुकेशन ऐसी चीज है जो कभी भी सीखना खत्म नहीं होता है, और जो समय है उसमें जिसने अच्छा एजुकेशन ले लिया उसको लगातार एक सीखने का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जो आगे आने वाले दिनों में वो उसको दूसरों से अलग बनाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब वो लकी परिवार में से है कि जिन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया। आने वाले दिनों में भारत, जो मुझे सुन रहे उस युवाओं को इंतजार करता है, और जो भारत 17वीं सदी के पहले था वो भारत फिर से भारत बनने का समय आ गया है। भारत माता जो है वो विश्व पे राज करती हो, वो सपना यदि हमारी पूर्वजों ने देखा है तो वो सपना पूरा करने का समय यदि किसी को मिला है तो वो आप लोगों को मिला है। विश्व की भाषा को सीखिए, अपनी भाषा का सम्मान कीजिए, विश्व की भाषा में पढ़ा हुआ नॉलेज लीजिए, अपनी भाषा में अपने गरीबों के लिए उसका यूज कीजिए। पूरे विश्व के नेता बनिए, पर हमेशा अपने लोगों का उत्थान अपने मन में हमेशा रखिए। भारत की भूमि को प्रणाम कीजिए, ये महान लोगों की भूमि है। इस भूमि को यदि आप सम्मान करोगे, ये ज्ञान की भूमि है, इस भूमि का यदि सम्मान मन में भरोगे तो दोस्तों मुझे ऐसा हमेशा से लगता है कि आप अपनी भूमि से कटोगे नहीं, तो आप विश्व में कितने भी ऊपर पहुंच जाओगे उसको कोई काट नहीं पाएगा। अमेरिका की सफल टूर करके जब विवेकानंद जी लौटे तो उस लौटने के बाद उसने यह पहला काम किया था कि अपने आप की पूरे शरीर को इस भारत माता की गोद को निछावर करके इस धूल के अंदर अपने शरीर को इतना उन्होंने घुमाया, उतना शरीर उतना लेट गए कि सारी भारत माता की धूल को अपने शरीर से जोड़ दिया, ताकि उनको उस संस्कृति के साथ वो फिर से जोड़ सके, उस भारत की मिट्टी की वो ताकत अपने में ला सके कि वो फिर से अपने ज्ञान को जो विश्व में परचम लहरा के आए थे फिर से उस भूमि से वो जुड़ जाए, अपनी भूमि से वो कटे नहीं, अपने मन में वो सक्सेस जो अमेरिका के अंदर पाई थी वो सक्सेस का अभिमान ना आए। मैं इस भूमि से पैदा हुआ था, इस भूमि में मुझे समर्पित होना है। ये बात हमेशा से आप याद रखिए। मैंने मेरे परिचय में जो बताया था, मैंने हमेशा गोपाल कृष्ण गोखले ने जो गांधी जी को कहा था कि आप अफ्रीका से यदि लॉयर के रूप में आए हैं तो भी यदि भारत का नेतृत्व करना है तो बैलगाड़ी में बैठकर, ट्रेन में कार में नहीं, बैलगाड़ी में बैठकर पूरे भारत को देखिए। थर्ड क्लास में बैठ के गांधी जी ने भारत को देखा तो वो भारत से जुड़ पाए। विवेकानंद जी ने अपने यानी भारत की भूमि में अपने शरीर को जोड़ दिया तो भारत की संस्कृति को समझ पाए। तो आप भी बहुत ऊंचा उठिए, पर भारत के गरीब लोगों से अपने आप को काटिए मत। भारत, आपका जो नॉलेज है
वो भारत को काम लग जाए तो आपको अवश्य सम्मान मिलेगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। मेरी इस बात को आपको कह के, आपकी लर्निंग है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी थिंकिंग है, आपका नॉलेज है, ये सारी बातें हमेशा से आपके साथ रहेगी। और टेक्नोलॉजी का मेरी लास्ट बात कह के मैं मेरी बात को पूर्ण करूंगा। ये सभी चीजें तो आपकी मशीन करने लगा है, तो आपके पास काम क्या रहेगा? आने वाले दिनों में आपके पास जो काम रहेगा वो आदमी बनने का रहेगा, मानवी बनने का रहेगा। क्योंकि मानवी सब कुछ बना सकता है, मानवी नहीं बना सकता। और मानवी बनता है क्रिएटिविटी से। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को यदि जगाएंगे तो मशीन को आप गाइड कर पाएंगे। अभी सारी चीज कंप्यूटर करता है, सारी चीज मशीन करता है। कोरोना के अंदर कई कंपनियां सोचती होगी अब मशीन के आदमी की कमी की वजह से मेरा प्रोडक्शन रुक गया, अभी तो सब मुझे मशीन के हवाले सौंपना है। दोस्तों, ये आकर रहेगा। आज किराने की दुकान को अमेज़न ने ले लिया है। आज जो बुनकर का काम है कई टेक्सटाइल ने ले लिया है। कई चीजें हैं जो मशीन ने ले ली, पर मशीन बनाने वाला तो अल्टीमेट आदमी रहेगा ना। तो आप 20-22 साल के बच्चे हैं तो आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, कॉमर्स लिया है तो आप एमबीए बनिए, सीए बनिए। आपकी क्रिएटिविटी को इतना ज्यादा फैलाइए, अपने जिस रूम में बैठे उसकी सारी खिड़की को खोलकर बाहर का नॉलेज इतना भरिए कि कोई भी मशीन आपकी जगह न ले पाए। यही बात मैं कह के, चैलेंजेस बहुत है। 2050 बहुत मानवी के रूप में, आर्थिक रूप से बहुत भयानक यदि आ सकता है यदि आपकी क्रिएटिविटी को आपने नहीं बढ़ाया। पहला का एजुकेशन जो था वो सिखाता था कि आप शोषण के से कैसे बचे। जो समस्या थी वो शोषण की समस्या थी। और अभी आपकी पीढ़ी के सामने जो समस्या है वो इररिलेवेंस की समस्या है। आप अप्रस्तुत न बन जाओ, आपका नॉलेज है वो अप्रस्तुत न बन जाए। अभी मैं ईएमई बड़ौदा में है, उसका कारखाना है जो पूरा बॉफर्स हो, होवित्जर हो, सारी तोप को कैसे साफ करना, कैसे बनाना, कैसे फोड़ना, नई नई जो भी मिसाइल्स है वो कैसे बनाना, आत्मनिर्भर में संरक्षण में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो सभी बड़ौदा के अंदर लाके सिखाया जाता गया। तो मैंने कहा कि आप जो यहाँ सिखाते हैं वो तो 5 साल के अंदर तो पुराना हो जाएगा, 10 साल में तो पुराना हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अमित भाई आप 10 साल कहते हैं, हम कहते हैं कि हम यहाँ से पढ़ाते हैं 3 साल में वो पुराना हो जाता है। तो आज जो नॉलेज आप ले रहे हैं वो आने वाले दिनों में उसकी उम्र 3 साल 4 साल है। तो जो आप नॉलेज ले रहे हैं उस नॉलेज की यदि उम्र ही इस टेक्नोलॉजी के जमाने में 3-4 साल हो गई है तो दोस्तों ये मानकर चलो कि पूरी जिंदगी आपको शिक्षा लेते रहनी है। अभी सोशल, मैंने जो कहा ना वो गोल्डन रूल है। पहले आपके माता पिता के समय में समस्या थी कि आप शोषण के भोग न बनो शिक्षा लेकर, और अभी जो समस्या है कि आप इरिलेवेंट न बन जाओ। तो आप हमेशा से अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप अप्रस्तुत न बन जाओ। तो ये बात अपने आप में आप ठान लीजिए कि मैं जिंदगी में इरिलेवेंट नहीं बनूंगा। आज मैंने बीकॉम कर लिया और अभी मैं सीए बन गया। भाई नया कानून रोज सीखना पड़ेगा, रोज नए कानून आ रहे हैं। आज मैंने कॉमर्स कर लिया, अरे भाई ई कॉमर्स ने कॉमर्स की जगह लेकर दुकानों की जगह ले ली, बिजनेस की जगह ले ली। पहले एमबीए बहुत था, अभी एमबीए से भी ऊपर बहुत सी चीजें आ गई। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इररिलेवेंट नहीं होना सबसे बड़ी चैलेंज है। और आज के एजुकेशन की सबसे बड़ा काम है कि आदमी को क्रिएटिव बनाए, आप सारे क्रिएटिव विद्यार्थी बने। यही आपसे अपेक्षा रख के मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। यदि कोई प्रश्न है तो मैं उसके अवश्य जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर वंडरफुल लेशंस। सर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पार्टिसिपेंट के। जी बताइए सर। हाँ, और आपने सर एक जो बात कही कि एजुकेशन का मूल उद्देश्य यही है कि हम एक अच्छा मानवी बनाए उसे। पूरे कॉलेज में
इवन हमारे प्रिंसिपल सर और पूरे स्टाफ परिवार का यही गोल होता है कि जो सिलेबस फ्रेम है, हमारे प्रिंसिपल सर बहुत टाइम कहते हैं कि ये सिलेबस है उसका 40% ही वेटेज है, बाकी 60% में सर क्या प्लान करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, शॉर्ट टर्म स्किल बेस्ड कोर्सेज है, ये कॉलेज में भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, जिनसे वो एक अच्छे आदमी बन के, अच्छे ग्रेजुएट बन के समाज में एक अच्छे आदमी बन के रिवर्स बैक हो। तो ये पूरे कॉलेज का भी उद्देश्य है। सर एक क्वेश्चन ऐसा है, श्री मकवाना जी पूछ रहे हैं कि अदर कंट्री की जो एजुकेशन सिस्टम है, कई कंट्री ऐसी है जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी है, जैसे जापान और जर्मनी, तो हमारे यहाँ इंडिया में ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो शुरुआत हो चुकी है। जो ये स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, पहले एफिलिएशन राज अभी तक चला। अंग्रेज जहां जहां राज करते थे ना, वो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बहुत सारे बाकी देश है, वही जगह पे ये एफिलिएटेड कॉलेजेस की चीजें है। आगे आने वाले दिनों में भारत ने नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये एफिलिएशन राज से मुक्ति दिलाने का काम शुरू कर दिया है। तो ये जो एफिलिएटेड कॉलेज से ये आगे जाके जो अपने आप को चलाए, उस प्रकार से कॉलेजेस आना शुरू हो जाएगी। यदि अमरोली कॉलेज भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर देगा तो ये अमरोली कॉलेज खुद अपनी डिग्री देने लगेगा। तो अभी सारी कॉलेजेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। यदि पहले यूनिवर्सिटी का नाम होता था तो उस यूनिवर्सिटी के नाम से एफिलिएटेड कॉलेज चल जाता था, पर आगे आने वाले दिनों में जो कॉलेज अच्छी स्किल सिखाएगा, अपने वहां से अच्छे स्टार्टअप शुरू करेगा, उस स्टार्टअप के आधार पे वो कॉलेज चलेगी। आपको पता होना चाहिए कि विश्व की, भारत के अलावा बहुत सारी, भारत पहली 100 यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हम जिसको सम्मान ले सके, आईआईटी मुंबई या आईआईएम अहमदाबाद जैसी कॉलेजेस भी पहले 100 में नहीं आती है। इसके लिए सबसे बड़ा काम जो निग्लेक्टेड 17 साल में किया गया, वो अच्छे शिक्षक पैदा करना हमने बंद कर दिया। पहले हमारे गुरुकुल जाने जाते थे क्योंकि गुरु का जो दर्जा था ना, वो दर्जा सबसे ऊपर था। राजदंड के ऊपर भी धर्मदंड हुआ करता था, और धर्मदंड का जो कारक था वो गुरु होता था। अभी रामायण सीरियल चला था तो राम भी वशिष्ठ के सामने जिंदगी भर नतमस्तक रहे। तो सबसे महत्व का काम जो हमसे कहीं छूटा, वो 17 साल में हमने अच्छे शिक्षक देना बंद किए। तो अभी नई कॉलेजेस को जब डी एफिलिएटेड होना शुरू होगा, तब सभी कॉलेजेस को चलाने में ये चैलेंज आएगी कि मैं मेरी कॉलेज को दूसरी कॉलेज से कैसे हटकर बनाऊं। अभी तो स्पर्धा है कि अच्छी कॉलेज कौन सी है, 12वीं के बाद बच्चा तो बोलेगा हाँ डीडीआईटी एक है, एक शायद वो कहते हैं ना कि पीडीपीयू है, निरमा है, तो वहां चले जाते हैं। अरे भैया, अभी यूनिवर्सिटी के बीच के अंदर कंपटीशन है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी है, कल जाके तो सूरत के अंदर सारी कॉलेजेस में कंपटीशन आ जाएगी। सार्वजनिक और अमरोली के बीच में कंपटीशन आने वाली है। तो जो बच्चे को नया तरीके से जो टीचर सिखाएगा, दुनिया भर का नॉलेज लाके देगा, वही कॉलेज, वही टीचर सर्वाइव कर पाएगा। चाणक्य के नाम से यदि हम 5000 साल के बाद भी हम एग्जाम्पल देते हैं, तो हर कॉलेज को एक हीरो टीचर चाहिए, और उस टीचर से वो कॉलेज चलेगा। कोई कॉलेज किसी मार्बल, इटालियन मार्बल से पूरे कॉलेज को बना दो तो कॉलेज चल जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉलेज चलेगा टीचर से, और उस टीचर
को अपने स्टूडेंट में जान देनी पड़ेगी। मैं जो मेरे टीचर ढूंढ सुनते हैं सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें बचपन से ऐसे बालक ढूंढने चाहिए कि जो बालक अपने आप को शिक्षक बनाना चाहते हो, जिंदगी भर उसको ये नॉलेज देना है कि यदि मुकेश अंबानी भी कार से उतर के किसी को चरण स्पर्श करता है तो वो अवश्य कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ टीचर ही होगा। तो टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन। धन सब कुछ नहीं है, धनाढ्य आदमी पूजा जाता है। ये जो संस्कृति डेवलप हुई है उसकी जगह यदि भारत को महान बनाना है तो टीचर को महान बनाना पड़ेगा। और बचपन से स्कूल से जिसका एप्टीट्यूड टीचिंग है वैसे लोगों को ढूंढ के उनको मदद करके एक अच्छा टीचर बनाना पड़ेगा। तो ये स्किल सिखानी पड़ेगी बच्चे को। हमारा गुरुकुल जो था वो स्किल बेस्ड था। अभी मैकोलो शिक्षा पद्धति में जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री पैदा करने वाली कारखाने बन गए हैं। परीक्षा, परिणाम बराबर और प्रवेश, 3 प के ऊपर हमारा एजुकेशन सिस्टम रहकर यानी बंध के रह गया है। डिग्री दे दिया, खत्म हो गया। बच्चे को स्कूल नहीं आना है, कॉलेज नहीं आना है, मुझे डिग्री दोगे, वो कॉलेज अच्छा है। तो ये कॉलेज जो है उसके मृत्यु घंट बजने तय है। मुझे ऐसा लगता है कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से शुरू हुआ ये दौर, ये आगे बच्चों को स्किलिंग का महत्व अवश्य देगा। और वैसे टीचर आने वाले 10 साल में अवश्य पैदा होंगे जो आगे आने वाले दिनों में नई भारत की पीढ़ी को तैयार करेंगे। और यदि भारत विश्व का शासन करने वाला देश बनेगा तो विश्व की भाषा समझने वाला, विश्व के दुख समझने वाला, विश्व पे राज करने की चाणक्य चालें समझने वाला ये युवा जो मेरे सामने सुन रहा है, उस युवाओं को, वो चंद्रगुप्त को चाणक्य मिलेगा। समझा? जब सिकंदर ने हम पे अटैक किया ना तो इस भारत को बचाने वाला और कोई नहीं था, चाणक्य जैसा गुरु ही था। और उस गुरु ने आके तक्षशिला से आके नालंदा में वहां के राजा धनानंद को रिक्वेस्ट किया, वो अपने शराब में डूबा था और उसने अपमानित किया। तो उस गुरु में उतना ताकत था कि बाहर बैठा हुआ एक रबारी का यानी वो चरवाहे का बेटा था, उसको उठा के इस भारत का सम्राट बना दिया था। जिस देश के गुरु में चंद्रगुप्त जैसा सम्राट पैदा करने की ताकत थी वो भारत कहीं मिसिंग है। तब जाके हम लोग विश्व की एजुकेशन सिस्टम को महान मानते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम से हम सीखेंगे तो अवश्य हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बताया कि हुमायूं का बेटा कौन था, बाबर का बेटा कौन था, हम लाइन में बोल जाते हैं। अकबर का बेटा कौन था, लास्ट सम्राट यानी लास्ट शहंशाह कौन था, हम लाइन में बोल जाते हैं। पर कभी हमको नहीं बताया गया कि शिवाजी का बेटा कौन था, शिवाजी का बाप कौन था, राणा प्रताप का बाप कौन था, राणा प्रताप का बेटा कौन था। हमको हमेशा वही सिखाया गया जो हमारे देश के प्रति सम्मान पैदा न करे, एक आत्म सम्मानित जनरेशन पैदा न करे। हमको कभी सिखाया नहीं गया कि इस अवकाश पे हमारा राज था। तो ये सारी बातें फिर से सिखानी पड़ेगी। बहुत सारी बातें पहले बोली है, रिपीट नहीं करूंगा, पर वही देश आगे बढ़ता है जो अपने आप को सम्मान की दृष्टि से देखता है। थैंक यू सर। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आया है, पूछ रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन जो है अभी ऐसे बहुत सारा कल्चर देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स। तो मातृभाषा का शिक्षण और इंग्लिश मीडियम का शिक्षण, इसको आप कौन से नजरिए से देखते हो सर? देखो ऐसा है कि भाषा सब कुछ है और भाषा सब कुछ नहीं है। भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम मात्र है। भाषा देखने जाओ तो नॉलेज एक्वायर करने का एकमात्र माध्यम है।
और भाषा व्यक्त करने का सिर्फ माध्यम है। जब से आपने वर्नाक्युलर लैंग्वेज के अंदर शिक्षा देना बंद किया, तब से इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। वो बातें आई। विश्व में सभी देश इंग्लिश नहीं बोल रहे, पर भारत की समस्या यह है इस 100 साल के अंदर कि हमारी जो ब्यूटी है ना, वो हम चमड़ी से तय करते हैं कि यह गोरा है तो सुंदर है, और हमारी ज्ञान है ना, वो हम इंग्लिश से तय करते हैं। ये इंग्लिश बोलता है तो अवश्य ज्ञानी है। तो ये जो हमारा देखने का नजरिया बदला गया, उस वजह से ये सारी समस्या आई है। कोई पेरेंट गलत नहीं है। पेरेंट अपने आप को, बच्चे को, हर पेरेंट अपने बच्चे को हमेशा सक्सेस देखना चाहता है, और उसको यदि लगता है कि इंग्लिश नहीं आएगा तो ये सक्सेस नहीं गिना जाएगा। यदि मैं पिता हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मुझे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा, उसको बहुत सारी चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जर्मनी, आज भी आप जाओ तो मोटे तौर पे जर्मन लोगों को जर्मनी नहीं आती है। फ्रांस में जाओ तो मोटे तौर पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। जर्मन जाओ तो मोटे तौर पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। चाइना जाओ तो चाइना में 90% लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी सेकंड नंबर की इकोनॉमी है। उनको पढ़ाया जाता है, मेडिकल भी है ना, वो भी चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। जर्मन है तो जर्मनी में पढ़ाया जाता है। यदि आपका बच्चा मेडिकल पढ़ने जाता है तो उसको रशिया की कॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट है, रशियन भाषा में पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे रशिया में जाओ तो रशियन में ही पढ़ना है। अब जापान में जाओ तो सब कुछ जापान में ही पढ़ना है। बहुत सारे, यानी कई लोगों को इंग्लिश नहीं आती। ये जो अंग्रेज कॉलोनियां थी, वही देशों में इंग्लिश को लेकर एक गुलामी है। तो जिस दिन इस देश में यदि गुजराती में मेडिकल पढ़ानी शुरू होगी ना, तो यहाँ का सारा जो रोग है उसके लिए लोकल डॉक्टर बनना शुरू हो जाएंगे। हिंदी में पढ़ाना है, मेडिकल शुरू हुआ, हिंदी में इंजीनियरिंग पढ़ाना शुरू हुआ। बराबर के नहीं? मैंने जो बताया कि हम ऐसे ऐसे चुंबक बनाते थे कि जो मेटलर्जी की हाइट थी, ना कुतुब मीनार खड़ा है, उसमें जो खंबा है वो भी हमारा ही लोहा था। ठीक है, एफिल टावर बना है, वहां भी हमारा लोहा गया है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, उस जमाने में संस्कृत में पढ़ाया जाता था। बीजेपी वाला हूं तो अदरवाइज नहीं लेना, पर आज कुछ हीरो और कुछ राइटर की वजह से बॉलीवुड की भाषा उर्दू बन गई है। तो बहुत सारे शेर शायरी, बहुत सारे वर्ड जाने अनजाने में उर्दू में हमारे मुंह पे आ गए हैं। यदि वहां उर्दू बोलना उनको सम्मान लगता है और उनको कोई भी, यानी उस प्रकार से उनको नहीं लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, वो बड़े अभिमान से मेरी भाषा उर्दू है तो वो उर्दू बोलते हैं। तो नए जो बच्चे आते हैं वो यूट्यूब से उर्दू सीख रहे हैं, नजाकत की भाषा उर्दू है। पर आज संस्कृत या गुजराती के अंदर झवेरचंद मेघाणी की बातें करने वाला, या संस्कृत में श्लोक गीता को मुंह पे रट के बोलने वाला, विमान सारे पुराणों में, सारे वेदों में जो लिखा गया है वो पूरा खजाना है, उस खजाने की भाषा कोई सिखा ही नहीं रहा। तो जिस दिन वर्नाक्युलर लैंग्वेज में इंग्लिश होगा, भारत अवश्य महान बन जाएगा। तो ये दिन दूर नहीं है कि इस बात को समझने वाले बहुत सारे लोग आए हैं, और उस बात को हम अवश्य समझेंगे। हमारी समस्या, हमारी भाषा, हमारा नॉलेज, उस नॉलेज के आधार पे विश्व के अंदर प्रयत्न करो ना भाई, कम से कम प्रयत्न करो। जर्मनी कर सकता है, जापान कर सकता है, रशिया कर सकता है, फ्रांस कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते?
प्रयत्न करो। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर विशाल की तरफ से है। वो पूछ रहे हैं कि एक स्टूडेंट लाइफ में, एक तो हम फर्स्ट ईयर से जब कॉलेज में एंटर हो तब अर्निंग कैसे जनरेट कर सके, और थोड़ा एड ऑन कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन उससे ही रिलेटेड है कि एक इंडिविजुअल के लाइफ में अलग अलग रोल कैरेक्टर आते हैं, उसमें स्टूडेंट के कैरेक्टर जो भी है उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है सर? ऐसा है कि जो उम्र का इंतजार करके बैठते हैं ना, उनको कभी सफलता नहीं मिलती। सफलता अंदर की आग से आती है। शंकराचार्य 20 साल की उम्र में पूरे भारत का 2 बार भ्रमण कर चुके थे। 39 ईयर की उम्र में विश्व में विवेकानंद ने डंका बजा दिया था। 16 साल की उम्र में शिवाजी ने एक योद्धा के रूप में अपने आप को प्रस्थापित कर दिया था। तो उम्र, मैं फर्स्ट ईयर में आऊंगा तो ही मैं कमाना शुरू करूंगा, ऐसा नहीं है। अभी स्टार्टअप का जमाना है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं, 13 साल के बच्चे को भी पुलिस को कंप्यूटर हैकिंग करने के लिए बुलाना पड़ता है, एथिकल हैकिंग के कोर्स करता है वो बच्चा। आप किस चीज में बढ़िया हो, समझे, उस चीज को महत्व का मानो। सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में पाकिस्तान की सरजमीन पर उसने भारत का झंडा क्रिकेट से फहरा दिया था। तो कहने का मतलब है उम्र मायने नहीं रखती। फर्स्ट ईयर में आओगे तो टीवाई का इंतजार करोगे, टीवाई में आओगे तो मास्टर डिग्री एमबीए हो जाओ तो कमाना शुरू कर दूंगा, ये इंतजार करोगे, ऐसा नहीं होता है। स्किल इंडिया का जमाना है, स्टार्टअप इंडिया का जमाना है। एक चीज जो अपने इर्द गिर्द में जिसको आप समस्या मानते हो उसका निराकरण ढूंढो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है जो जीवन में पढ़े नहीं, ऐसे किसानों ने उस लोकल समस्या का जवाब ढूंढ दिया। लोकल ब्लैक स्मिथ को, लुहार को पकड़ के उसका औजार बना दिया। 2-3 दोस्त मिलो, बराबर ना। जब स्टीव जॉब ने एप्पल की स्थापना की थी तो 3 मित्रों ने मिलकर की थी। उसने कोई ग्रेजुएशन होने का इंतजार नहीं किया था। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी तो कॉलेज में लोगों को जोड़ू कैसे, उसने तो किसी का मजाक उड़ाने के लिए फेसबुक का स्थापना किया था कि ये मेरी बातें हैं वो लोगों तक कैसे फैला दूं। तो वो फेसबुक खड़ा कर दिया तो उसके लिए उसने ग्रेजुएशन का इंतजार नहीं किया था। तो इसलिए ग्रेजुएशन का इंतजार मत करो। एक आइडिया जो कमाने लायक है, जिसको आपको पैसा मिल सकता है, जो आपकी फीस निकाल सकता है, जो आपको ये गर्व दे सकता है कि मैं अपने आप पे खड़ा हुआ हूं, उस आइडिया के लिए अभी बहुत सारे एंजल फंडिंग तैयार है। आपके आइडिया में दम होना चाहिए। आज पैसे वाला आदमी है ना, वो आइडिया ढूंढ रहा है। आइडिया, मुकेश अंबानी को टेंशन है, मैं मेरे शेयर होल्डर्स है उसको कैसे मुनाफा दूं। रतन टाटा को टेंशन है। यूट्यूब पे देखिए, नेट पे देखिए, रतन टाटा कई स्टार्टअप को पैसा देता है सामने से। तो रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी हो, सारे लोग पैसा लेकर लाइन में खड़े हैं। बहुत सारे लोग अभी पैसे वाले यूनिवर्सिटी में आके बैठते हैं स्टार्टअप ढूंढने के लिए। तो स्टार्टअप अच्छा खड़ा करो। यूनिवर्सिटी में अभी स्टार्टअप की कंपटीशन लगी है। यूनिवर्सिटी को भी, एआईसीटी को, यूजीसी को बताना है कि मेरे कितने स्टार्टअप है। उसमें एक स्टार्टअप आपका क्यों नहीं हो सकता। स्टूडेंट हो, बेस्ट उम्र है, इस उम्र का फायदा उठाओ। नहीं तो कहते हैं ना, वो राज कपूर का गाना है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ठीक है, वक्त जाते देर नहीं लगती। कब बड़े हो जाओगे, कब बूढ़े हो जाओगे पता नहीं चलेगा। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं।
कम से कम आपके आने वाली पीढ़ियों को सुना सको ऐसी कहानी, यही उम्र है। खड़ी कर दो, देखो मत पीछे मुड़कर। कॉलेज के 4 घंटे के बाद सारा वक्त आपका है। वो अपने जो 3 साल में छोड़ने वाले दोस्तों में गंवाना चाहते हो या 50 साल याद रखने वाले पल को देना चाहते हो, आपको तय करना है। थैंक यू सर। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर वाघेला की तरफ से आया। वो पूछ रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में बहुत अच्छी शिक्षा लेकर यूथ अदर कंट्रीज में सेट हो रहे हैं, तो ये सोच हम इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं? वो ब्रेन ड्रेन का जमाना गया, अब ब्रेन गेन का जमाना है। ये पुरानी बातें हैं, भूल जाओ। अभी यहाँ पे मौके ही मौके हैं। आने वाले सालों में आप याद रखना, भारत का 10 साल के अंदर वो दिन आने वाला है। अभी वो दिन आ चुका है। आप एयरपोर्ट पे देखिए, बहुत सारे देश के लोग भारत में रोज सुबह फ्लाइट में उतरते हैं। कहीं गोरे उतरते हैं, कहीं जापानीज उतरते हैं। एक टिकटॉक बंद कर दिया, नेट पे देख लेना, एक ऐप बंद होने से चाइना को कितना बड़ा नुकसान हो गया। 5 लाख करोड़ का उसको नुकसान है, ऐसा ऐप नेट पे मैंने पढ़ा था। तो भारत का सूरज उदय हो चुका है। यदि किसी भी कोई भी प्रकार की समझ की कमी में आप है या गलतफहमी में है, तो बाहर निकल जाओ। वक्त भारत का आ चुका है। भारत को विश्व अपना दूसरा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानने लगा है चाइना के बाद। चाइना को लोग पहचान चुके हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना के सामने खुलकर विरोध किया कि भाई ये कोरोना की वजह से ट्रंप विरोध करते हैं ना। 13 देशों ने ट्रंप की भाषा बोली और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने जो 1 साल पहले शी जिनपिंग को बुलाकर 770 बिलियन क्यूसेक लीटर पानी ऑस्ट्रेलिया का चाइना को दे दिया था, उस पानी का यूज करते हुए चाइना ने ऑस्ट्रेलिया की सॉवरेनिटी पे अटैक कर दिया। हुए ही करके उसकी कंपनी ने अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जिस जिस देश में गए वहां जासूसी करना शुरू कर दिया। तो चाइना की जो मेली मुराद है, उसके सामने भारत की प्योरिटी लोगों को भा रही है। भारत ने कभी भी किसी पे राज करने का विचार नहीं किया, बराबर। और चाइना ने पैसा देकर घुसे और उस देश को अपने कब्जे में लेने का। अरे पाकिस्तान के अंदर भी, आजाद कश्मीर में भी चाइना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। उनको पता चल गया ये हमारा देश खा जाएगा भारत की नफरत में। तो कहने का मतलब है, युवाओं जो मुझे सुन रहे हो, ये आपका वक्त है। ब्रेन ड्रेन का जो नाम आप सुनते थे, ये ब्रेन गेन का वक्त आ गया है। तो आप 131 करोड़ के बाजार को समझो। आपके आइडिया को आप एक अच्छा ऑर्गेनिक फूड भी पैदा करोगे ना, तो 131 करोड़ का मार्केट है। पतंजलि, बाबा रामदेव, उसके बारे में बहुत सारे डिफरेंट विचार हो सकते हैं, पर बंदे ने एक साधु वेश में भी 35,000 करोड़ की कंपनी तो बना दी ना। एक यदि आप एक मान लो टूथपेस्ट का एक ब्रश बनाते हो ना, तो हर 3 महीने पे 131 करोड़ ब्रश बिकते हैं। तो इतना बड़ा मार्केट आप समझो। आप कुछ भी कर लो, अपने यहाँ खाली दूध देख लो। आदमी 500 ग्राम दूध भी लेगा ना अपने जीवन में, सरकार देती है गरीबों को। तो यदि 250 ग्राम दूध देता है तो इंटू 131 करोड़ कर लो, कितने लीटर दूध की जरूरत है। तो इतना बड़ा देश है, समंदर है। तो आप नॉलेज लेकर देश को नॉलेज देने में और देश से ही पैसा कमाने में और देश को ही महान बनाकर विश्व में देने की बात करो। तो अमेरिका में यदि बड़ी कंपनी होगी तो अमेरिका में जनता इतनी कम है, इंग्लैंड में
और जनता इतनी कम थी कि उनकी कंपनी को बाहर देखना पड़ा। यदि हमारी रिलायंस बड़ी हुई है, कई लोगों को उसकी ईर्ष्या हो सकती है, ठीक है, उसके बारे में विचार हो सकते हैं, ठीक है, पर रिलायंस यदि यहां बड़ा हो गया तो विश्व में कई देशों पे उसका राज आएगा, इतना याद रखो। तो वो कम से कम पैसा कमा के भारत में तो लाएगा। अभी हिंदुस्तान लीवर है, लक्ष्य में हम नहाते हैं, पैसा बाहर चला जाता है। तो पैसा देश में रहे, वैसा समय आ गया है और आपकी पीढ़ी को ही इसका फायदा है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि सोशल मीडिया के ऊपर यूथ आज बहुत मतलब टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या प्रॉपर गाइडलाइन उनको दे सकते हैं कि वहां से वो प्रॉपर टाइम यूटिलाइज कर सके सोशल मीडिया के ऊपर? यह दो धारी तलवार है। यदि सोशल मीडिया से नेगेटिव दोस्तों में संपर्क में आओगे तो किसी को परेशान करने के लिए आप सोशल मीडिया यूज करोगे, सोशल मीडिया गॉसिप करने में यूज करोगे। यदि सोशल मीडिया, ऐसा नहीं कि बहुत गंभीर बन जाना चाहिए, कुछ यानी खुशी के वक्त भी बिताने चाहिए। सोशल मीडिया में कुछ पल खुशी के भी हो सकते हैं, पर सोशल मीडिया से बदलाव पूरे वर्ल्ड में आ रहा है। ये दो धारी तलवार है। ये युवाओं को नया सीखने का नजरिया भी देता है, तो ये युवाओं को देश के सामने लड़ने के लिए भी प्रेरित करता है। कई जो सरफिरे शासक थे, सोशल मीडिया युग ने उन सबको बदल दिया, युवा सड़कों पे आ गए। तो ये दो धारी तलवार है सोशल मीडिया का। मैं युवाओं को यही बात कहूंगा कि सोशल मीडिया का यूज अपने व्यक्तित्व को जो स्वतंत्र मिला है उसका दुरुपयोग नहीं, उसके सदुपयोग के लिए अवश्य कीजिए। और उसमें से जितना नॉलेज आपको मिल सकता है उतना नॉलेज लीजिए। फेसबुक अपने प्रचार में कहता है कि फेसबुक से धंधा भी मिलता है, फेसबुक से अपनी नई प्रोडक्ट का बिजनेस भी हो सकता है, उससे नई कम्युनिटी भी बन सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आप बहुत सारे नए अचीवमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आप अपने बिजनेस को एक ट्रैक पे भी लेके आ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप से आप अपने मुफ्त में एक नया सिस्टम अपने बिजनेस में खड़ा कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप से आप अपने स्कूल कॉलेज के लिए, बच्चे करते हैं, अपने नॉलेज को शेयरिंग करने के लिए भी वो ग्रुप का फायदा उठा सकते हो। तो आप तय कर लो कि आपको क्या बनना है, आप तय कर लो कि आपका जीवन को कैसे बिताना है। यदि आप ये तय कर लेते हो तो मैं विवेकानंद जी ने, जैसे मैंने कहा ना, कि आपको सफल करने में पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा। सोशल मीडिया क्या चीज है? आप राह मत भटको, आपकी राह तय कर लो और चट्टान की तरह खड़े हो जाओ, बराबर ना। व्हेन मैटर ऑफ फैशन, स्विम विद द पीपल। व्हेन मैटर ऑफ प्रिंसिपल, स्टैंड एज अ रॉक। चट्टान की तरह खड़े हो जाओ, आपके प्रिंसिपल तय कर लो, आपके सिद्धांत तय कर लो। फैशन के लिए दुनिया के साथ बहोगे, कोई आपको डांटने वाला नहीं है, पर आपके सिद्धांत ही नहीं है तो आपको सम्मान मिलना मुश्किल है। और बुरे वक्त में सिद्धांत में चट्टान की तरह खड़े हो गए तो भी आपको सम्मान मिलेगा। सारी चीजें आपको सफल बनाने में लग जाएगी। सोशल मीडिया आपको बिगाड़ भी सकता है, आपका समय भी बिगाड़ सकता है, और सोशल मीडिया आपको इतना फेमस कर सकता है कि पूरा विश्व रातों रात आपको जान लेगा। ओके, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है कि जनता बेन पूछ रहे हैं कि जो इंडिया में मैकलो सिस्टम्स एजुकेशन फॉलो कर रहे हैं वो हम कैसे चेंज करें? मैंने कहा ना, चेंज होना शुरू हो गया है। अभी ऑटोनोमस कॉलेज का जमाना आने वाला है। एफिलेटेड कॉलेज सिर्फ अंग्रेज कॉलोनी के देशों में ही है, बाकी सभी देशों के अंदर ऑटोमेटेड कॉलेज ही चलता है। तो ऑटोनोमस कॉलेज का जमाना आने वाला है। तो मैकलो सिस्टम का मृत्युदंड बच गया। अभी
मैंने कहा ई कॉमर्स एम कॉमर्स का जमाना आ गया। अभी आपको इंटरनेट के ऊपर डिग्रियां आना शुरू हो गई। आप नेट के ऊपर से भी डिग्री ले सकते हो। आप जबरदस्त फेमस कॉलेज बन गए ना, अमरोली कॉलेज फेमस बन गया और बढ़िया 3-4 सब्जेक्ट के अध्यापक आपने अपने वहां ढूंढ कर ला दिए और उनमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक मंजिल मत लो, पर उस मंजिल का पैसा 2-3 टीचर में खर्च कर डालो जो जिसको गूगल भी ढूंढता हो, जिसको फेसबुक भी ढूंढता हो। ऐसे 2-3 टीचर मिल गए ना तो अमेरिका से बैठा बैठा अमरोली का कोई डिग्री लेने में गर्व महसूस करेगा। तो ये वक्त अभी आने वाले दिनों में भारत में आने वाला है। सभी कॉलेज के अंदर कंपटीशन पैदा मोदी जी ने कर दी है। यदि अब ये बात अभी फेमस नहीं है, पर AICTE के प्लेटफॉर्म पे जाके ढूंढ लो, UGC के प्लेटफॉर्म पे जाके ढूंढ लो, तो ये वक्त अभी बदलना शुरू हो गया है। जो दुकानें शुरू हुई थी कॉलेजों के नाम पे, बहुत सारी जगह पे आपको देखने मिलेगी डिग्रियां बांटने वाली कॉलेजेस। आप तो कितना, मैंने तो आपकी अमरोली कॉलेज की वेबसाइट देखी, कितना काम कर रहे हैं। मैं प्रिंसिपल चावड़ा साहब को अभिनंदन दूंगा। तो ऐसे जिंदा प्रिंसिपल आपको मिले हैं, मैं अभिनंदन करूंगा। और ऐसा छुट्टी के दिनों में भी वेबिनार करने वाला डेडिकेटेड स्टाफ है। तो मैं अवश्य, मुझे आपके साथ जुड़ने में गर्व हुआ। पर वो कॉलेजेस है कि जो सिर्फ और सिर्फ फीस के आधार पर चलती है, वो कॉलेज से अभी स्टूडेंट्स डाइवर्ट हो जाएंगे नेट के ऊपर। अभी कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भाई अभी ये क्या कहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ठीक नहीं है, वो नहीं है। अरे भैया, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे तो अनअकैडमी हो, बायजूस हो, करोड़ों रुपए की कंपनी बन गई। ये जो मुकेश अंबानी ने अभी अपनी जो एनुअल मीट की ना शेयर होल्डरों की, उसमें सबसे बड़ा फोकस था जियो एजुकेशन पे। तो उसको भी इसमें पैसा दिख रहा है। तो वो भी डिग्रियां बांटेंगे, तो नॉलेज वहीं से मिलेगा जहां से इज्जत मिलेगी। और यानी वही डिग्री की इज्जत होगी कि जहां से उसको उस डिग्री के आधार पे विश्व में सम्मान मिलेगा। अभी वो दिन दूर नहीं है कि आपको हार्वर्ड की, कैम्ब्रिज की, आप नेट में डाल के देख लो, अभी 35 लाख में अहमदाबाद IIM आपको एलुमनी देता है। MIT से आपको डिग्री मिलती है, हार्वर्ड से अभी 35-50 लाख में आपको हार्वर्ड का एलुमनी मिल जाता है। पैसा है तो हार्वर्ड भी आपको डिग्री देगा MBA की, यहाँ घर बैठे बैठे। तो अभी नेट के माध्यम से अभी डिग्रियां बांट रहे हैं वर्ल्ड के लोग। तो अभी भारत का वक्त आएगा कि जो नॉलेज भारत के ब्रेन में है, हार्डवेयर का जमाना था, सॉफ्टवेयर का जमाना आ गया। तो सॉफ्टवेयर इज इंडिया, सॉफ्टवेयर इज इंडिया। जो सूरज का पहली किरण का देश है भारत, यानी भास्कर जिसमें रथ है, जो सूरज की रोशनी में नहाया हुआ है वो भारत है, जिसने इस विश्व को नॉलेज सिखाया। दोस्तों, मैं चाइना गया ना, जब वहां की गवर्नमेंट ने बुलाया, तो वहां की चाइना की गवर्नमेंट मुझे 300-400 किलोमीटर हुनान प्रांत में ले गई और वहां एक बहुत बड़े पत्थर के घोड़े को दिखाया। और वहां सारे चाइनीज झुक झुक कर पूजा कर रहे थे, फूल रख रहे थे, धूपसली रख रहे थे। मैंने कहा, ये घोड़े की क्यों पूजा कर रहे हो? तो कि ये व्हाइट हॉर्स है, इस घोड़े पे बैठ के बुद्ध हमारे यहाँ आए थे। बुद्ध ने 2 साधु हमारे पास भेजे थे। तो भारत ने हमें जीना सिखाया। तो वो, मैं बुद्धिज्म की बहुत 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 मैं रिस्पेक्ट करता हूं, पर वो जमाना सनातन धर्म का कैसा होगा कि बुद्ध जैसे ज्ञानी पुरुष को भी भारत से बाहर निकलकर चाइना में ज्ञान देने जाना पड़ा। यहाँ पे ज्ञान का इतना भंडार था
तो इसलिए भारत ज्ञान का प्रदेश है, और अभी जब ज्ञान का जमाना आया है ना, यानी सॉफ्टवेयर का जमाना है, भारत सॉफ्टवेयर है इस पृथ्वी का, और ज्ञान के जमाने में हम लोगों को शिक्षा देंगे, और वो शिक्षा देने वाली कॉलेज हम लोग बनेंगे।